हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी वन शॉट सीरीज चालू है, तो इसका आपके ये थर्ड चैप्टर आ गया है। सर, आप कैसे चैप्टर्स लेने वाले हो? तो देखो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्टार्टिंग से ले रहे हैं, एंडिंग से वो नहीं ले रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने स्टार्टिंग से पूरे साल पढ़ाई की है, तो उनको स्टार्टिंग के चैप्टर्स आते हैं, लास्ट के चैप्टर्स में उनको बहुत दिक्कत होती है। जैसे मैं सेमीकंडक्टर डिवाइस डाला था, बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस देखा, उनको अच्छा लगा। उन्होंने बोला, कुछ बच्चों ने बोला कि सर ड्यूअल नेचर डालो, तो आज मैं आपके लिए ड्यूअल नेचर लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा वो मुझे बता देना आप लोग, तो मैं वो नेक्स्ट चैप्टर लेके आ जाऊँगा, ठीक है। मैंने प्लान किया कि स्ट्रक्चर लेके आने का, लेकिन आप लोग अगर बोलोगे कोई और लाने के लिए तो मैं कोई और भी लेके आ सकता हूँ। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये चैप्टर के ऊपर अगर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करें तो ये चैप्टर है क्या ये आप लोग ने बहुत पहले से पढ़ा है। इस रेडिएशन को अगर मैं दूसरा नाम बोलूँ तो दिस इज नथिंग बट लाइट। तो हम लोग को क्या बोला गया है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया कि बहुत सारे आर्गुमेंट्स हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी कहानी दी कि कैसे लाइट के पास हमारे ड्यूअल नेचर होती है, कैसे मैटर के पास हमारे पास ड्यूअल नेचर होता है। तो लाइट के पास ड्यूअल नेचर तो आप लोग ने पहले से पढ़ा है, लेकिन मैटर के पास ड्यूअल नेचर कैसे होता है ये आप लोग के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्या क्या आने वाला है इसके ऊपर पहले वीडियो बना दिया है मैंने, जाके आप लोग चेक कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको करके ही जाना है एनी हाउ, ठीक है। उसका डेफिनेशन, उसका सेटअप, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और उसके जो ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद में आइंस्टाइन ने कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस दिए थे, ठीक है, कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। उसके जो फार्मूलाज है, जैसे वर्क फंक्शन का फार्मूला, ठीक है, इक्वेशन दिया था उन्होंने, आइंस्टाइन इक्वेशन, वो सब हमको पढ़ के जाना है, क्योंकि वो उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। और लास्ट में एक और टॉपिक है जिसको हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलते हैं। उस टॉपिक के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, या तो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, या तो फिर आपको वो सीधे पूछेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था। तो ये 3 से 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। सिर्फ 3 या 4 टॉपिक पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग फटाफट। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पर माइक एडजस्ट कर दूँ। सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो हमको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो मतलब क्या? फोटो मतलब तुम लोग को पता है फोटोसिंथेसिस इसकी वजह से होता है, लाइट की वजह से। तो फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या, हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है, कोई भी एक सरफेस है जो फोटो सेंसिटिव है। क्या है? फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट सेंसिटिव। मेरे पास अगर कोई मेटल प्लेट है जिसके ऊपर मैं लाइट गिराऊँ, तो इस सरफेस के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस सरफेस से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। बहुत ही ईजी है। द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस when radiation of appropriate frequency is incident on it as shown in the figure is known as photoelectric effect। अब ये कौन सा मेटल होगा? एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। एग्जांपल में क्या क्या लिखोगे आप लोग? जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल्स है। अगर इन मेटल्स के ऊपर आप लोग लाइट गिराओगे, अब लाइट देखो, लाइट है ना, कोई भी लाइट नहीं चलेगी, एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट चलेगी, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग फ्रीक्वेंसी को एन से नहीं, हम लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करेंगे। न्यू मतलब सर वी मतलब वेलोसिटी होती है ना, तो उसी वी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ऐसे बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हमारे पास इसका व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। तो आपको ये आंसर लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये आंसर लिखना है कि जब आपकी लाइट गिरती है मेटल सरफेस के ऊपर तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ये आपको अपने इस वर्ड्स में लिखने हैं। थोड़ा बहुत वर्ड आगे पीछे होगा चलेगा, लेकिन आपको यही लिखना है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आ गया हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है। सबसे पहले हमारे पास 2 प्लेट्स है। क्या है? 2 प्लेट्स। एक है हमारे पास एमिटर प्लेट, एक है अपने पास कलेक्टर प्लेट। अब एमिटर प्लेट मतलब क्या? जो एमिट करेगा। तो ये प्लेट कैसी होनी चाहिए? फोटो सेंसिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फोटो सेंसिटिव मतलब अगर इसके ऊपर लाइट गिरे तो ये उससे कुछ, ठीक है, रिस्पॉन्स करे, लाइट गिरने की वजह से कुछ रिस्पॉन्स करे। अब वो लाइट कैसी होनी चाहिए वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था 2024 में कि एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले पूरा क्वेश्चन क्या था? डिफाइन व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन दी एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो हम लोग ने पहला पढ़ा वो आपको लिखना है, फिर बाद में डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम से आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इन दोनों प्लेट को मैंने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड चेम्बर में रखा है। इवैक्यूएटेड
चेंबर में रखा है। यहाँ पर मैंने कॉर्ड्स की विंडो ली है जहाँ से अपनी लाइट एंटर करेगी, ठीक है। जैसे एंटर करेगी तो इसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, हम लोगों ने दिखा दिया। अभी ये जो मैंने है ये इसको मैंने एक कम्यूटेटर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये कम्यूटेटर क्या है, इसको हम लोग टू वे स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू वे स्विच। टू वे स्विच मतलब क्या, देखो ना आपके घर पे एग्जॉस्ट फैन होगा, गैस फैन, हाँ एग्जॉस्ट फैन होगा, तो उसमें देखो एक बटन लगी होती है जिसमें आप लोग एक बार दबाओगे तो अंदर हवा आती है, फिर दूसरी बार दबाओगे तो हवा बाहर जाती है, ठीक है। वैसे टाइप का ये स्विच है। हम लोग इसकी मदद से क्या करते हैं पता है? अभी यहाँ पर देखो मैंने एक वोल्टेज लगाया है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। अब याद रखना किसी के ऊपर भी अगर किसी के ऊपर ऐसे कुछ सिंबल आ गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर मैंने एक एरो डाल दिया, इसका मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वैसे हमारे पास यहाँ पर कौन सा सोर्स लिया है? वेरिएबल सोर्स लिया है, और वो वोल्टेज क्या होने वाला है आपका? चेंज होने वाला है। वोल्टेज क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया है इस कम्यूटेटर स्विच से। अब देखो मैंने यहाँ से इसको पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब मेरा एक्सपेरिमेंट जो है ना, उस एक्सपेरिमेंट में मैं कभी इसको पॉजिटिव करूँगा, इसको नेगेटिव करूँगा, और कभी इसको नेगेटिव करूँगा, पॉजिटिव करूँगा। तो जब मैं इसकी पोलैरिटी चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? हमेशा बैटरी को उठा के उल्टा करना पड़ेगा, है ना। तो ये ना करना पड़े इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने स्विच लगा दिया है। ये स्विच को हम लोग अगर स्विच करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका टर्मिनल चेंज हो जाएगा। टर्मिनल चेंज होने की वजह से आपको क्या होगा? डायरेक्ट ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा लिखना है। बाकी हमारे पास ये माइक्रो एमीटर आ गया जिससे हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं। ये वोल्ट मीटर है हमारे पास वोल्टेज मेजर करने के लिए। बस ये आप लोग को डायग्राम एज इट इज़ आपको बनाना है, जितना आप लोग अच्छे से बना सकते हो उतना अच्छे से बनाओ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हम लोग ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन किए हैं। फटाफट शुरू करते हैं। ये 9 जो ऑब्जर्वेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 9 ऑब्जर्वेशंस आइंस्टाइन ने फिर से अपने वर्ड्स में बताया। तो आप लोग ये 9 देख लो और आइंस्टाइन के 9 देख लो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। सेम दोनों में सेम ही चीज़ें हैं। तो आप लोग ये वाला समझ लो चाहे आइंस्टाइन वाला समझ लो, बात एक ही है, ठीक है। तो शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। पहले पॉइंट में हमें क्या बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट समझ में आना चाहिए। पहला समझेगा तो दूसरा समझेगा, दूसरा समझेगा तो तीसरा समझेगा। सब पॉइंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो मैं इनको शॉर्ट्स में बताऊंगा ना तो एकदम शॉर्ट में अपने ओन लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या बोला, व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, मतलब अल्ट्रा वायलेट जो अपनी धूप निकलती है ना, धूप आ रही है, वो वॉज इंसिडेंट ऑन द एमिटर प्लेट, करंट आई वॉज रिकॉर्डेड इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वॉज वेरी लो। क्या बोला गया है कि हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, ये क्या हमारे पास फोटो सेंसिटिव सरफेस है, ठीक है। इस पर हम लोग ने जब लाइट को इंसिडेंट किया, अब यहाँ पर इंटेंसिटी वॉज लो मतलब क्या, अभी देखो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है ना, ब्राइटनेस अगर मैं कम कर दूँ, जैसे आपकी मोबाइल की ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस कम कर दूँ मतलब क्या, इंटेंसिटी कम हो गई। ब्राइटनेस ज़्यादा कर दूँ मतलब क्या, इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो अगर इंटेंसिटी कम ज़्यादा मतलब क्या, कम इंटेंसिटी मतलब कम फोटॉन्स आएंगे, ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे। और एक और बात याद रखना कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लाइट आ रही है, अब इसकी इंटेंसिटी लो होने दो, कुछ भी होने दो, इसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलेंगे तो अपने को करंट मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब भागने लगते हैं तो अपने को करंट मिलता है। तो यहाँ पे ये लिख के दिया है कि व्हेन यूवी रेडिएशन वाज इंसिडेंट ऑन द एमिटर प्लेट, करंट वाज रिकॉर्डेड इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वाज वेरी लो। फोटो करंट, अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो निकले ना, इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से निकले, लाइट की वजह से। लाइट का दूसरा नाम क्या है, फोटो। तो फोटो की वजह से, मतलब लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और उसके वजह से जो करंट बनता है उसको फोटो करंट बोलते हैं। फोटो करंट आई वॉज ऑब्जर्व्ड ओनली इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वॉज मोर देन द सम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, इन्होंने क्या बोली कि जो लाइट आ रही है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ही अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स कभी ज़िंदगी में सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। क्या बोला, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे जो यहाँ पर सरफेस है उसके इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर न्यू नॉट वॉज सेम फॉर द गिवन मेटल एंड वॉज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल्स यूज्ड एज अ एमिटर। तो अलग अलग मेटल के लिए ये जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट, फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन नो मैटर हाउ फिजिबल वॉज द लाइट, मीनिंग हाउ एवर स्मॉल द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज एमिट। यहाँ पर क्या बोला, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है
तो लाइट सिर्फ एक फोटोन भी आएगा ना इतनी फ्रीक्वेंसी से, ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, अगर एक फोटोन भी आया तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के लेके जाएगा वो। 10 आए तो 10 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 100 फोटोन आए तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इसका मतलब क्या, कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम इंटेंसिटी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। अब कम इंटेंसिटी होगी तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो जाएंगे कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे, ठीक है। याद आ रहा है क्या हुआ पहले पॉइंट में हम लोग ने क्या पढ़ा, पहले पॉइंट में ये पढ़ा कि अनलेस एंड अनटिल ये कंडीशन सेटिस्फाई है आपकी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तभी आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने वाला। पहला पॉइंट समझ में आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, जो लाइट आ रही है ना उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो मेटल प्लेट का। ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था, देयर वॉज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या कि अपना ये मेटल है, लाइट आई टकराई, जैसे लाइट आई टकराई इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ये प्रोसेस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ नैनो सेकंड्स लग रहे हैं, मतलब कोई भी टाइम नहीं लग रहा है। लाइट आई टकराई टुप करके निकल गया इलेक्ट्रॉन्स, लाइट आई टकराई निकल गया। सर लाइट आई टकराई निकल गया, लाइट कहाँ गई? तो ध्यान से देखो, जब लाइट आती है ना, लाइट जैसे टकराती है तो सब अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देती है और वो गायब हो जाता है। फोटोन क्या हो जाता है आपके, गायब हो जाते हैं। फोटोन गायब हो गया, पूरी एनर्जी किसके पास आ गई, इलेक्ट्रॉन के पास आ गई। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उस एनर्जी को यूटिलाइज किया दो कामों में। पहले मेटल सरफेस से निकलने के लिए उसको कुछ एनर्जी लगेगी ना, ठीक है, सरफेस से बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी लग जाएगी, और बाकी की एनर्जी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी, ठीक है। आगे, the photocurrent starts instantaneously on shining the radiation even if the intensity of radiation was low। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फोटो करंट फटाक से, देखो लाइट गिरी, फटाक से इलेक्ट्रॉन्स निकले, करंट बन गया। तो एकदम फटाक से सब होता है, कोई भी टाइम नहीं लगता है। एज सुन एज द इंसिडेंट रेडिएशन वॉज स्टॉप्ड द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप, और जैसे लाइट बंद कर दिया वैसे इलेक्ट्रॉन्स बंद हो गए, इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो गए तो करंट बंद हो गया। पहला पॉइंट क्या था, कि जब कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि कोई भी टाइम नहीं लगता है, जैसे लाइट गिरी वैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू किए, वैसे अपना करंट आने चालू हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिक्स्ड। सर ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो, जब मैंने ये देखो, ये एमिटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है, ठीक है। जब मैंने इसको नेगेटिव चार्ज कर दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इसको नेगेटिव चार्ज, एमिटर प्लेट को मैंने नेगेटिव कर दिया, कलेक्टर को पॉजिटिव कर दिया। ऐसे वाले वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और जब मैंने ई को कर दिया, ठीक है, ई को कर दिया प्लस और सी को कर दिया माइनस, ऐसे टाइम पे हम लोग इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, और इसके दुनिया भर के और नाम है, आप लोग वो पढ़ सकते हो, ठीक है। अब सर इससे होता क्या है, ध्यान से सुनो। नाम है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो भागेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। कैसे सर, देखो जब मैंने इसको नेगेटिव दिया, क्या दिया, इसको नेगेटिव दिया, इसको मैंने क्या किया, पॉजिटिव दिया। अब हो गया क्या, जैसे हमारी लाइट गिरेगी, मान लो कंडीशन सेटिस्फाई है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब देखो ना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ये सरफेस भी नेगेटिव है, इसके आजू बाजू में क्या है, नेगेटिव है ना पूरा। तो नेगेटिव क्या करता है, रिपल करता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, ये जो इसके बाजू में जो इन्फ्लुएंस है ना नेगेटिव का, वो और क्या करेगा, इसको पुश करेगा, और क्या करेगा, पुश करेगा। अब ये पॉजिटिव है, इसके अगल बगल में पॉजिटिव है, अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, तो अपने इलेक्ट्रॉन जुप करके बाहर निकल के जुप करके इसके पास आएंगे, जुबा। समझ में आ रहा है कुछ, इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से भागे और कलेक्टर प्लेट के आगे चिपक गए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी है और पोटेंशियल फिक्स कर दिया है। If the intensity was increased, the photocurrent increased linearly as shown in the figure। खत्म काम, कंडीशन सेटिस्फाई है, सब कुछ चल रहा है अच्छे से, लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब मैंने जब ज़्यादा लाइट गिराई तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कम लाइट गिराई तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बात खत्म। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो आपका करंट इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो करंट डिक्रीज होगा। ये लीनियर ग्राफ है, जैसे जैसे आपकी लाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका करंट बढ़ते जाएगा। इजी है, समझ में आ गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग, फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, ध्यान से सुनना। फोर्थ पॉइंट में क्या लिख के दिया है, दी फोटो करंट आए
कुड ऑल्सो बी वेरिड। अब देखो करंट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो थर्ड पॉइंट में करंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब जो लाइट आ रही है ना, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब ब्राइटनेस बढ़ा दी, तो फोटोन ज़्यादा हो गए, फोटोन ज़्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे, तो करंट बन गया ज़्यादा। ठीक है, अब सेकेंड तरीका क्या है कि मुझे करंट बढ़ाना है या फिर करंट चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। द फोटो करंट कैन ऑल्सो बी वेरिड बाय चेंजिंग दी पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर प्लेट। तो जो कलेक्टर प्लेट के पास हम लोग ने जो वोल्टेज दिया था ना, पोटेंशियल दिया था, उस वोल्टेज को भी चेंज करके हम लोग करंट को चेंज कर सकते हैं। कैसे सर, ध्यान दो। करंट वॉज डिपेंडेंट ऑन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस एमिटर एंड कलेक्टर फॉर गिवन इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग ने लाइट इसके ऊपर गिराई है, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसीज वर फिक्स्ड। इनिशियली द करंट इंक्रीजेस विद द वोल्टेज बट देन इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्टार्टिंग में वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज करता है, वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में आ जाता है सैचुरेशन। उसके बाद में क्या आ जाता है, सैचुरेशन। मतलब क्या किया, देखो वोल्टेज बढ़ाते गए अपना करंट बढ़ा, लेकिन वो एक लेवल तक ही बढ़ सकता है, वो एक लेवल तक ही बढ़ सकता है। वोल्टेज बढ़ाने से करंट एक लेवल तक बढ़ेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन बोलते हैं ना कि इससे ऊपर मेरे को नहीं पढ़ना होएगा। अभी आधे लोग तो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग थक गए, इतने से पढ़ के वो लोग थक गए, अभी गए होंगे, कोई शॉर्ट्स उनको मिल गया होगा तो देख रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लिख के दी है कि इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ तो आपको सैचुरेशन करंट अलग अलग मिलते रहेगा। ठीक है, आप लोग ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स रखा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिक्स रखा। देखो ये थर्ड पॉइंट की जैसे लग रहा है, क्या थर्ड पॉइंट कैसे लग रहा है ये, हाँ। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वाज इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट आल्सो इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली। तो यहाँ पे क्या बोला कि लाइट बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, सीधी सी बात है, लाइट बढ़ी करंट बढ़ा। अब करंट कब तक बढ़ेगा, एक वैल्यू तक ही बढ़ेगा ना, सैचुरेट हो जाएगा उसके बाद कि भाई इसके बाद तुम कितनी भी लाइट गिराओ हम करंट इतना ही निकालेंगे। ठीक है, हर एक का एक लिमिट होता है, तो उतना ही आपको निकलेगा। दैट इज इफ द इंटेंसिटी वॉज डबल, द सैचुरेशन करंट वॉज डबल। इंटेंसिटी डबल कर दे तो सैचुरेशन करंट भी डबल हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, लेकिन सैचुरेशन करंट जितना है उतना ही। जैसे यहाँ पर आप लोग और भी एग्जांपल खुद से इमेजिन कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपके पास छठा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने बोला क्या था कि जब मेरे पास एक प्लेट है उसके ऊपर मैंने लाइट गिराई, मैंने क्या बोला, आपके पास एक फोटोन है, वो एक फोटोन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। एक फोटोन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। एक मिनट रुक जाओ, साइलेंट कर दो फोन। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, ये जो फोटोन होता है ना उसके पास एनर्जी होती है h टाइम्स ऑफ न्यू। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। ठीक है, इतनी एनर्जी हमारे उस लाइट के पास होती है। वो लाइट आके टकराई, अब लाइट क्या हो गई, लाइट गिर के गायब हो गई। मतलब क्या कि जितनी भी उसके पास एनर्जी थी उसने किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी। किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उस एनर्जी को काम में लाया, और काम में लाके उसने क्या किया, दो काम किया। पहला काम कि उस ये सरफेस से बाहर निकला। सरफेस से बाहर निकलने के लिए भी तो ताकत चाहिए, तो सरफेस से बाहर निकला। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि मान लो कि यहाँ पर जो हमारा फोटोन था उसने 100 एनर्जी लेके आया, वो 100 एनर्जी किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब उस 100 में से इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, 50-60 एनर्जी उसने कन्वर्ट कर दिया बाहर निकलने के लिए। बची हुई 40 एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो जो एनर्जी आई थी, ठीक है, वो किस किस में गई, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन्स को कम से कम एनर्जी जो लगती है मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। और बाकी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बोलो समझ में आया। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पढ़ोगे। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे भेज दोगे आप लोग, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, E माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा कुछ फार्मूला बन जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग वैल्यू रखोगे, E का वैल्यू होता है h न्यू और वर्क फंक्शन का वैल्यू होता है h न्यू नॉट। ठीक है, तो आपको ये आगे जाके फॉर्मूला मिलेगा, मैंने ये अभी से आपको बता दिया। ठीक है, सिर्फ आपको आगे पीछे करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल for a given metal used for the emitter plate and for the given frequency of the incident radiation. If the material is changed or the frequency of incident radiation change,
काइनेटिक एनर्जी चेंज्ड। समझ में आ गया? अगर एक मेरे पास मेटल है तो उसका काइनेटिक एनर्जी फिक्स होगा, अगर मैंने मेटल चेंज कर दिया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। इट डिड नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अभी देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मेटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। लाइट कितनी आ रही है उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। ज़्यादा लाइट आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं। ठीक है। Thus, even for a small radiation intensity, frequency of incident radiation was large, then the threshold frequency Ke max for the given surface was always same. ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। 7वां पॉइंट ध्यान देना, इफ इंक्रीजिंगली नेगेटिव पोटेंशियल। अब कौन सा आ गया नेगेटिव पोटेंशियल? मतलब कौन सा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? जब कलेक्टर को हम लोग माइनस करते हैं और एमिटर को हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, ऐसे टाइम पे क्या होता है पता है? ये देखो, ये हो गया अपना एमिटर प्लेट, ये हो गया आपका कलेक्टर प्लेट। इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया। यहाँ से मैंने लाइट गिराई इसके ऊपर, लाइट गिरने के बाद क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? ध्यान से सोच के बोलना, इलेक्ट्रॉन्स निकलने का ट्राई करेंगे, लेकिन इसके आजू बाजू में क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर गलती से निकल भी गया बाहर, तो क्या ये इसके इन्फ्लुएंस से बाहर भाग जाएगा? भागने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई क्या करेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। और मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से भी भाग गया कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी भाग गया, तो वो कहाँ तक पहुँच पाएगा? कलेक्टर तक पहुँच पाएगा? नहीं सर। क्यों? वेरी गुड। नहीं, जिसने बोला वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है, तो ये यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन लाइट गिराई, इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो भी आपका करंट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सर हमको कैसे पता चलेगा? ये देखो सर, इलेक्ट्रॉन्स तो हमको दिखेगा नहीं अपनी आंखों से, तो हमको कैसे पता चलेगा कि लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं? सोच के बोलना ध्यान से, क्वेश्चन फिर से सुनो। लाइट गिराई एमिटर प्लेट पे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, ये अपने को कैसे पता चलेगा? बताओ। वीडियो पॉज करो और सोचो जल्दी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया, दिमाग में रखना। सर इजी है आंसर, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एमीटर। एमीटर यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, क्योंकि एमीटर में आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, छोटा एमीटर लगाएंगे ताकि मिलीमीटर माइक्रोमीटर जो भी अपने को समझ में आ जाए कि करंट फ्लो कर रहा है। आगे चलते हैं। द फोटो करंट डिक्रीजेस एंड सम पोटेंशियल ऑफ माइनस वी नॉट, फोटो करंट बिकम जीरो। अब देखो, जैसे जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाते गया, इसको प्लस पहले 1 किया था, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, तो आपका क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स कम होना चालू हो गए, मतलब कम यहाँ पे पहुँचना चालू कर दिया है कलेक्टर तक। जैसे कम पहुँचेंगे तो क्या होगा? करंट कम होने लगेगा। करंट कम होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? एक ऐसा वोल्टेज आएगा कि इसके बाद से हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं निकल पा रहे, और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो करंट बनेगा ही नहीं। V0 was termed as cutoff or stopping potential. It indicates that when the stopping potential was retarding मतलब decreasing, the photocurrent still had enough energy to overcome the retarding मतलब opposing या फिर decreasing electric field and reaches the collector. The value V0 मतलब stopping potential was same for any incident intensity as long as the incident intensity frequency was same, बट वॉज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एमिटर मटेरियल। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि इंटेंसिटी जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। एक अगर मैंने मेटल लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, आप लोग लाइट गिराओ, कितनी भी लाइट गिराओ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेगा अगर मेरी जो पोटेंशियल है नेगेटिव पोटेंशियल उसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो। ठीक है, 8वां पॉइंट ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट याद आ रहा है? पहला पॉइंट क्या था? ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था? देयर इज नो टाइम लैग। तीसरा पॉइंट क्या था? कि फोटो करंट बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। चौथा पॉइंट याद करो याद करो याद करो, प्रेशर डालो प्रेशर डालो। क्या था सर? क्या था सर? ये देखो क्या था यहाँ पर, क्या आया? याद आ रहा है कुछ? कि आप लोग वोल्टेज बढ़ा सकते हो, करंट बढ़ेगा लेकिन एक वैल्यू तक पड़ेगा और सैचुरेशन आकर हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन करंट। 5वां पॉइंट क्या था? 5वां पॉइंट भी सेम था। यहाँ पर क्या लिख दिया था कि अगर इंटेंसिटी डबल कर दी तो सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा। 6वां पॉइंट क्या था? कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपके वोल्टेज के ऊपर और ना कि आपके जो लाइट गिर रही है उसके ऊपर। ठीक है। 7वां पॉइंट नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाओगे तो उसके वजह से करंट बंद हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट के बाद। 8वां पॉइंट ध्यान से सुनो सॉरी
ध्यान से सुनना। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वॉज चेंज्ड कीपिंग द इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट then the saturation current remains the same but the stopping potential change. सुनो, if the frequency of incident radiation was changed, तो जो जितनी फ्रीक्वेंसी से लाइट आ रही थी उसको ही चेंज कर दिया, कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट, मतलब जो लाइट जितनी आ रही थी लाइट उतनी ही आ रही है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज कर दी। क्या कर दी? फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ? सैचुरेशन करंट तो रिमेन सेम बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज। अभी उसी का आपको यहाँ पर एग्जांपल लिख के दिया है, ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि कैसे कैसे आपका वोल्टेज यहाँ पर देखो चेंज हो रहा है लेकिन जो आपकी यहाँ पर इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम मिल रही है, एक ही आपका सैचुरेशन करंट पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। 9वां पॉइंट में कुछ ने कंक्लूजन लिख के दिया है, the photocurrent and hence the number of electrons depends on the intensity but not on the frequency of incident radiation. As long as the incident frequency was larger than threshold frequency and the potential of anode was higher than that of the cathode, तो आपका कहानी चलता रहेगा। मतलब क्या सर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी तो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे, प्लस आपका जो एमिटर होगा वो नेगेटिव होना चाहिए और जो कलेक्टर होगा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू रहेगा, या मतलब आप लोग फोटो करंट आप लोग एब्जॉर्ब कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये एक डायग्राम लिख के दिया है। ये डायग्राम क्या शो करता है अपने को कि अलग अलग मेटल का अलग अलग ये होता है, वर्क फंक्शन होता है, अलग अलग अपने पास पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है व्हाट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यहाँ पे देखो ये आएगा पाई नॉट, आएगा ये पाई नॉट आएगा। वर्क फंक्शन क्या होती है? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू पुल इट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट। ठीक है, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन दी प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड द नेचर ऑफ द सरफेस। वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड आर जनरली एक्सप्रेस इन दी यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग इसको हमेशा किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ये इसका फार्मूला है, इस फार्मूला के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बने हैं। एच मीन्स द प्लैंक्स कांस्टेंट और ये जो न्यू नॉट है ये है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही है बात? हाँ बोलो। यस सर, आगे चलते हैं। मैंने आपको फार्मूला बता दिया था, E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं फार्मूला बनाऊँ तो क्या आ जाएगा? E माइनस वर्क फंक्शन, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और के ई का एक और फार्मूला है, के ई का फार्मूला क्या है? के ई मैक्स इज इक्वल्स टू ई नॉट वी नॉट। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वोल्टेज है ये भी आप लोग को फार्मूला एक याद रखना है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए आपको ये भी क्वेश्चन में फार्मूला पूछा गया था। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे अपन। अब मुझे रिलेशन पता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स होता है। ठीक है, तो अगर इसका आपको फार्मूला याद है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्बडा। अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो फार्मूला और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट। और यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट निकालूँ तो एच और सी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। ये सारे फार्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं, आप लोग याद रख सकते हो, ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, एच इज दी प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये जो लैम्बडा है इट इज़ द वेवलेंथ, ये लैम्बडा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें रख सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन है, ध्यान से इसको देख के लिख लो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसके बीच के जितने भी टॉपिक है वो आप लोग खुद से पढ़ सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये वही इंसान था जिसने बोला था कि मैटर के पास क्या होता है? वेव नेचर होता है। मैटर के पास क्या होता है? वेव नेचर होता है। देखो लाइट के पास वेव नेचर है, समझ में आता है कि लाइट में से वेव भी निकलती है प्लस लाइट में से पार्टिकल्स भी निकलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें प्रूफ हो गया। वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा होगा कि जो हाइगन्स थे उन्होंने बताया कि वेव भी होती है, और अपने को ये आइंस्टाइन ने बताया कि पार्टिकल नेचर होता है। वैसे ये जो साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, इन्होंने क्या बोला था कि जो मैटर है, देखो मैटर है तो उसके पास पार्टिकल तो है ही, तो पार्टिकल का टेंशन नहीं है, लेकिन ये वेव भी है। मतलब देखो अभी आप मुझे देख रहे हो ना, तो मैं भी देखो आपको वेव के जैसे दिख रहा हो क्या? वेव के जैसे दिख रहा हो? नहीं दिख रहा हो ना, लेकिन मेरे अंदर से भी वेव निकल रही है। उन्होंने कंडीशन क्या बोली, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला कि आपके अंदर से वेव निकलेगी या फिर आप वेव जैसे बिहेव करोगे कब? पहला कंडीशन है कि आपको कुछ वी वेलोसिटी पे होना चाहिए, मतलब आप लोग मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कि जब तक आप लोग मूव करोगे या फिर आपकी बॉडी मूव करती रहेगी
उस टाइम पे आप एज अ वेव दिखोगे, ठीक है, आप एज अ वेव दिखोगे, ठीक है। अभी दिख रही है क्या? नहीं। अगर मैं ऐसे ऐसे चलूंगा ना तो आपको ये वेव जैसे दिखेगा। सर मुझे तो दिख नहीं रही है वेव, मुझे तो नहीं दिख रही है, मैं तो चल रहा हूँ सर, देखो मैं चल रहा हूँ, वेव नहीं निकली। देखो वो वेव इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि हम लोग वो देख भी नहीं सकते। इन्होंने आगे जाके वो बोला, इन्होंने क्या बोला, दिस ही प्रपोज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट इन नेचर, that radiation has dual matter nature, sometime wave nature dominate, sometime particle nature, matter may also possess dual nature। तो इन्होंने एक चीज़ बोली कि जैसे लाइट के पास लाइट नेचर में है, तो जैसे लाइट के पास डुअल नेचर होता है वैसे मैटर भी तो है, मैटर से ही सब चीज़ें बनी है, तो उसके पास भी डुअल नेचर होना चाहिए। नॉर्मली वी टॉक अबाउट मैटर एज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, बट आर देयर एनी सिचुएशंस वेयर मैटर सीम्स टू शो वेव लाइक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अब उनको पता है कि देखो मैटर है, पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन क्या मैटर वेव जैसे बिहेव करता है क्या? दिस विल बिकम्स एन एविडेंट फॉर्म फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम निकल क्रिस्टल डिस्क्राइब लेटर इन दिस चैप्टर। तो क्रॉम्पटन इफेक्ट करके एक है टॉपिक, वो आप लोग देख सकते हो। डी ब्रॉगली यूज प्रॉपर्टीज लाइक फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड प्रपोज अ रिलेशन कनेक्टिंग दिस पार्टिकल्स। तो इन्होंने अपने को मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया। क्या प्रूफ किया? यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर, ये फॉर्मूला कहाँ से आया बता देता हूँ। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन था E इक्वल्स टू MC², सबको पता ही होगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, E इक्वल्स टू M C इंटू सी लिख सकता हूँ, C का स्क्वायर C इंटू सी। अब ये जो है ये क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम लिख सकता हूँ। ये मोमेंटम किसका है, फोटोन का है। ये मोमेंटम किसका है, फोटोन का है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल्स टू E अपॉन सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला ऐसे इन्होंने बनाया। अब आगे इन्होंने क्या बोला कि मुझे E का वैल्यू भी पता है कि E मतलब क्या, एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो E की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, H टाइम्स ऑफ न्यू होती है। H टाइम्स ऑफ न्यू होती है, यस सर मुझे पता है। उसके बाद में क्या मुझे न्यू की वैल्यू पता है, हाँ सर पता है, कितनी होती है, C अपॉन लैम्बडा होती है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखो तो क्या हो जाएगा, तो H अपॉन सी मर जाएगा, बचेगा क्या, लैम्बडा। तो यहाँ से अगर मैं लैम्बडा का फॉर्मूला बनाऊँ, लैम्बडा इज इक्वल्स टू H अपॉन P। ये जो लैम्बडा है, इस लैम्बडा को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और इस फॉर्मूला के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, H अपॉन P, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड P इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। जो भी आपको पार्टिकल दिया रहेगा उसका मोमेंटम है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, H अपॉन MV। तो अपने टेक्स्ट बुक को उल्टा करके देखो, कवर पेज पे आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला दिखेगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू H अपॉन P। ये वही फॉर्मूला था जो हमको यहाँ पर डी ब्रॉगली ने दिया था। अभी इसी को आपके बुक में बोला गया है, ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख के दे दिया है। अब उन्होंने यही बोला है कि आगे जाके और काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल है जो चल रहा है, जिसके पास मोमेंटम है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v² की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2e अपॉन m। और तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी, √2e अपॉन m। अब इस m की जगह पे अगर मैं और चीज़ें सब्सटीट्यूट करूँ, ठीक है, अगर इस v, अभी यहाँ पर हाँ एक और चीज़ बोली कि अभी इस v को यहाँ पर रखो, कहाँ पर, इस v को उठा के इस फॉर्मूला में डाल दो, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू H अपॉन m। v की वैल्यू कितनी है, 2e अपॉन m। अब इस m को मैं जब अंदर डालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉरी, ये बन जाएगा 2me। जब ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये जो m अंदर जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला m और ऊपर वाला एक m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2me। तो ये एक और फॉर्मूला है। उसके बाद में इन्होंने चार्ज के साथ कंपेयर किया कि अगर काइनेटिक एनर्जी चार्ज है तो Q इंटू वी रखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला इन्होंने बनाया, ये वाला फॉर्मूला कि अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और वो उसके बीच में जो पोटेंशियल है वो है v, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसकी वेवलेंथ इतनी होगी। अब इसमें इन्होंने बता दिया है कि H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। E की वैल्यू होती है 1.60 इंटू 10⁻19 होती है। अगर ये सब वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करोगे, तो आंसर इतना आता है, ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्ट अपने को शॉर्टकट दे दिया। शॉर्टकट में क्या बोला कि अगर आपको कभी भी लैम्बडा फाइंड आउट करने बोले, ठीक है, इन नैनोमीटर्स में, अगर लैम्बडा फाइंड आउट करने बोला नैनोमीटर्स में, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला रखो 1.228 डिवाइड बाय √v। और ये जो v है ये वोल्टेज है, वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है। और ये वोल्टेज हमेशा वोल्ट्स में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, वोल्ट्स में।
अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको जो वेवलेंथ मिलेगा वो किस में मिलेगा, नैनोमीटर्स में मिलेगा, या फिर आप लोग नैनो हटा के इधर पे 10 की पावर -9 भी लिख सकते हो, तो आपको मीटर में मिल जाएगा। आपके ऊपर है, आप लोग को ये याद कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। बस इतना ही था हमारा टॉपिक। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सारे फॉर्मुलाज हमने डिस्कस कर लिए, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आएगा। लिख लो, टेक्स्ट बुक लेके बैठना, बिना टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। वीडियो को देखते रहोगे लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। आई होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।